मगध आज के बिहार का वो हिस्सा जो हजारों साल तक भारत में सत्ता का गढ़ रहा। इस जमीन को कई वंशों के रक्त से सींचा गया। कभी बेटे ने पिता को मारा और सत्ता हासिल की, कभी आक्रांता पश्चिम के दर्रे को चीर कर यहां तक पहुंचे, तो कभी दक्षिण से नदियों को पार करके। इसी जमीन पर मौर्यों ने सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन सम्राट अशोक की कलिंग विजय के बाद मौर्यों के अभियान थम से गए। धम्म की नीति से राज्य चला भी, लेकिन सत्ता शौर्य मांगती है। 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु के बाद पूरा मौर्य साम्राज्य किसी टूटी हुई माला के सरकते मनकों के जैसे बिखरने लगा। 2-4 पीढ़ियां गुजरी, फिर एक दिन एक सेनापति ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का सिर धड़ से अलग करके मौर्यों की कहानी पर पूर्ण विराम लगा दिया। कौन था वो जिसने मौर्य शासन का अंत किया? कौन था वो जिसने बौद्ध भिक्षुओं के सिर कलम करने पर 100 दीनार का इनाम रखा था? वो सेनानी जिसने कभी राजा की पदवी नहीं ली, जिसके वंशजों ने गरुड़ स्तंभ स्थापित किया, जिसके दौर में महाभाष्य और मनुस्मृति लिखी गई। नमस्ते और स्वागत, मैं अभिषेक, और आज तारीख में बात शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र की। ये वही दौर था जब उत्तर पश्चिम के दर्रों से मध्य एशियाई यवन अपने घोड़ों पर हुंकार मारते हुए मौर्य सत्ता को सीधी चुनौती दे रहे थे। अशोक के कमजोर उत्तराधिकारियों के शासन से जनता भी बदलाव चाह रही थी। एक के बाद एक आघात मगध के दरकते साम्राज्य को और कमजोर करते जा रहे थे। इसी के संदर्भ में महाभाष्य में पतंजलि लिखते हैं, अरुणत यवनः साकेतम अरुणत यवनः माध्यमिकम, यानी यवनों ने अयोध्या और मगध तक आक्रमण करने आरंभ किए। तब मौर्य सत्ता की कमान एक दुर्बल शासक बृहद्रथ के हाथों में थी। इस दौर के करीब 801 रोज बृहद्रथ पाटलिपुत्र यानी आज के पटना में अपनी सेना का निरीक्षण कर रहे थे। इसी मौके पर बृहद्रथ के सेनापति ने अपने राजा का सिर धड़ से अलग करके सत्ता की लगाम अपने हाथों में ले ली, और इसी के साथ 185 ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप में मौर्य वंश का अंत और एक नए राजवंश के तौर पर शुंग वंश का उदय हुआ। पुष्यमित्र शुंग अष्टाध्यायी लिखने वाले विद्वान पाणिनि के अनुसार भारद्वाज वंश के कश्यप गोत्र के ब्राह्मण थे, लेकिन मूलतः किस जगह से थे इस पर कोई एक मत नहीं है। इसी अष्टाध्यायी पर महाभाष्य के नाम से कमेंट्री लिखने वाले पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के ही समकालीन रहे। पतंजलि एक जगह इस तरह से लिखते हैं, इह पुष्यमित्रम यजायामः, यानी यहाँ हम पुष्यमित्र के लिए यज्ञ करते हैं। पुष्यमित्र के हिस्से अग्निष्टोम, अश्वमेघ, राजसूय, वाजपेय जैसे महत्वपूर्ण यज्ञ के वर्णन अलग अलग जगह पर मिलते भी हैं। पतंजलि ने भी कुछ ऐसा ही दावा किया था कि पुष्यमित्र ने अश्वमेघ यज्ञ करवाए, लेकिन इतिहास प्रमाण मांगता है। इसका रेफरेंस और सटीक तब हुआ जब अयोध्या से धनवेद स्तंभ शिलालेख मिले, सामने आए। ये इंस्क्रिप्शन उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सबसे पहले बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर को मिला। बाद में इसे हड़प्पा की खुदाई करने वाले सर दयाराम साहनी ने पढ़ा। ये शिलालेख संस्कृत के शुरुआती इंस्क्रिप्शन में से एक हैं। इसमें कुल 2 लाइनें हैं, जिनमें दूसरी बड़ी काम की लाइन है। एपिग्राफिया इंडिका वॉल्यूम 20 में हीरानंद शास्त्री के अनुसार इसका अनुवाद कुछ ऐसा है। ये शिलालेख 2 अश्वमेघ करवाने वाले पुष्यमित्र के 6वें वंशज कौशिकी पुत्र और कौशल के राजा धनदेव द्वारा धर्मराज के पिता फल्गुदेव के लिए स्थापित किया गया था। मतलब कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। ऐसा ही एक रेफरेंस कालिदास की मालविका अग्निमित्रम से भी मिलता है। मालविका अग्निमित्रम संस्कृत की एक क्लासिक लिटरेचर मानी जाती है। इसके हिसाब से पुष्यमित्र के बेटे अग्निमित्र ने विदर्भ के यज्ञसेन को हराया, और इसके बाद वो विदिशा से विदर्भ तक का एरिया गवर्न करते थे। इसी टेक्स्ट में आगे ये भी लिखा मिलता है कि अश्वमेघ के समय अग्निमित्र का बेटा वसुमित्र अश्वमेघ के घोड़े के साथ नर्मदा तक गया था। वही बौद्ध ग्रंथों में शुंगों का उल्लेख ब्राह्मण और संस्कृत ग्रंथों से उलट मिलता है। तिब्बती मूल के तारानाथ द्वारा रचा गया दिव्यावदान पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों के क्रूर उत्पीड़क के रूप में पेश करता है। इसमें तारानाथ दावा करते हैं कि पुष्यमित्र ने मठों
और बौद्ध ग्रंथों को जलाया था। कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉल्यूम 1 में E.J. रैप्सन भी कुछ ऐसा ही बताते हैं। रैप्सन लिखते हैं, पुष्यमित्र ने पाटलिपुत्र के पास बसे और अशोक के बनवाए कुक्कुटाराम विहार को नष्ट करने की योजना बनाई, जो असफल रही। फिर वो साकल यानी वर्तमान में पाकिस्तान का सियालकोट वहां गए, जहां उसने एक भिक्षु को मारने पर 100 स्वर्ण दिनार देने की पेशकश की। लेकिन कुछ जीते जागते उदाहरण ऐसे भी हैं जो पुष्यमित्र के किसी धर्म विशेष के विरोध का खंडन करते हैं। मध्य प्रदेश में ही भरहुत का स्तूप भी शुंग काल में ही बना। सांची के स्तूप में भी पुष्यमित्र ने मरम्मत करवाई, ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं। विंसेंट स्मिथ ने भी पुष्यमित्र को धर्म के किसी हाशिए से दूर ही रखा। अपनी किताब अर्ली इंडियन हिस्ट्री में स्मिथ लिखते हैं कि पुष्यमित्र पर उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है, लेकिन इन सबूतों के प्रामाणिक आधार नहीं है। पुष्यमित्र अपने कुल के संस्थापक भी थे और बेहद पराक्रमी योद्धा भी। अपने 36 साल लंबे शासन में उन्होंने शासन व्यवस्था को भी कमोवेश मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन जैसा ही रखा। कोसल, अवंती, प्राची, वत्स और ईतान के प्रमुखों को पुष्यमित्र ने खुद ही नियुक्त किया था। इसके बाद उन्होंने साम्राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने पर काफी जोर भी दिया। अवंती की राजधानी पाटलिपुत्र से बहुत दूर थी और इसे नियंत्रित करना लगातार मुश्किल होता जा रहा था। इसलिए पुष्यमित्र ने अकिरा राज्य के प्रमुख शहर विदिशा को अपनी दूसरी राजधानी घोषित किया। इसी दौरान पुष्यमित्र ने अपने बेटे अग्निमित्र को विदिशा का शासक नियुक्त किया। बाद में उसे अवंती का गवर्नर भी बनाया गया। इसके अलावा पुष्यमित्र ने इंडो ग्रीक यानी यवनों के साथ भी उत्तर पश्चिम में सीमा संघर्ष लगातार जारी रहा, यानी इसमें भी वो लगातार इन्वॉल्व रहे। पुष्यमित्र के काल में मूर्तिकला को भी विस्तार मिला। ये उनका एक कला पक्ष है। यक्ष मूर्तियों में उभरे हुए पेट, धोती और बेल्ट नुमा कमरबंद देखे गए। मथुरा में उभरी हुई आंखों और सिर के आभूषण के साथ यक्षिणी मूर्ति मिली। लेकिन इन सब से बढ़कर शुंग काल को परिभाषित करता है हेलियोडोरस का बेस नगर गरुड़ स्तंभ। यह स्तंभ सांची के स्तूप के पास ही इंडो बैक्ट्रियन और शुंग शासन के कल्चरल मिक्स का एक नायाब नमूना है। हालांकि ये पुष्यमित्र के दौर के बाद उनके वंशज भागभद्र के टाइम का डेवलपमेंट है, यानी उनके समय की कला है। हिंद यवन शासक एंटिलसिडास ने अपने राजदूत हेलियोडोरस को विदिशा भेजा था। यह स्तंभ इंडो ग्रीक राजदूत हेलियोडोरस द्वारा शुंग राजा भागभद्र के शासनकाल में बनवाया गया, जो वैष्णव धर्म को अपनाने का प्रमाण है। ये यवनों और भारतीय संस्कृति के बीच सांस्कृतिक समन्वय को भी दर्शाता है और यह भी संकेत देता है कि पुष्यमित्र के बाद यवनों ने तक्षशिला से अपने प्रभाव क्षेत्र का काफी विस्तार किया। यह स्तंभ दो जरूरी तस्दीक देता है। पहला, पुष्यमित्र के जाने के बाद तक्षशिला से बढ़कर यवनों ने अपने प्रभाव क्षेत्र में बढ़ोतरी कर ली थी। और दूसरा, जो बैक्ट्रियाई यानी विदेशी पहले विरोधी रहे थे, अब हिंदुस्तानी धर्मों के प्रभाव में आने लगे थे। पुष्यमित्र शुंग एक जटिल ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं। बौद्ध स्रोत उन्हें बौद्धों के उत्पीड़क के रूप में चित्रित करते हैं, लेकिन पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्य उनके शासनकाल में धार्मिक सहिष्णुता की तस्वीर भी पेश करते हैं। पुष्यमित्र ने न केवल मौर्य साम्राज्य का अंत किया, बल्कि शुंग वंश की स्थापना करके वैदिक परंपराओं को पुनर्जनन और यवनों के आक्रमणों का सफलतापूर्वक मुकाबला भी किया। उनके शासनकाल ने मौर्य और गुप्त युगों के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का काम किया, जिसमें कला, साहित्य, प्रशासनिक स्थिरता ने भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया। पुष्यमित्र का जीवन और शासन एक ऐसे सेनानी की भी कहानी है जिसने मगध की सत्ता का अंत नहीं किया, बल्कि फिर से जीवंत किया। अतीत के पन्नों से पुष्यमित्र से जुड़ी ये सारी जानकारियां थी जो हम निकाल कर आपके लिए लाए। यह अंक कैसा लगा आपको? आपका पुष्यमित्र के शासन पर क्या ख्याल है, या आपने इस पर क्या पढ़ा लिखा सुना है? हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। तारीख के अगले अंक में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।